सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को यूज करके हम किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कि मेरे पास ये वाली मैट्रिक्सेस हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको पहले ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें कि ए जो होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11, A12, A13 को फर्स्ट रो में लिख दिया, A21, A22, A23 को सेकंड रो में और A31, 32, 33 को थर्ड रो में लिख दिया। और सिमिलरली जो हमारे पास राइट साइड वाली मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी। और 3/1 की मैट्रिक्स में क्या होंगे, जो भी हमारे पास राइट साइड पे कोफिशिएंट्स होंगे वो एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम इसको अब सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि पूरी की पूरी ए मैट्रिक्स को साइड पे लिख दिया और बी मैट्रिक्स को साथ में लिख दिया और बीच में एक लाइन लगा दी सेपरेशन की, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ जो है वो अलग है। जैसे कि हमने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, ए लिख दिया था और बीच में लाइन लगा के आई लिख दी थी, ताकि हम इसको आई बना दें और जो ये हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी इसको हम बना दें ए इनवर्स बना दें। ये बेसिकली हम यही वाला मैट्रिक फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे ऑगमेंट मैट्रिक्स का। ओके, तो इसको बनाने के लिए अब हम इसका जो है इसको हम सॉल्यूशन निकालने के लिए इस पे जो है रो ऑपरेशंस लगाएंगे और रो ऑपरेशंस लगा के अगर हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो रो ऑपरेशंस लगा के अगर सॉल्यूशन आता है तो वो कितने टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो 2 टाइप का आ सकता है। एक हो सकता है कंसिस्टेंट, एक हो सकता है कंसिस्टेंट और एक हो सकता है नॉन कंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उन जो सिस्टम है, सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे x + y + z = 0, y + z = 0 एंड x = 0। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमें पता है कि 0 0 0 इसका सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया, एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट के केस में क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए कि उसका सॉल्यूशन ना निकले। जैसे मान लो कि मेरे पास सिस्टम है, इसमें x क्या है -1 और इसमें x क्या है -2, तो एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास सिस्टम का नो सॉल्यूशन आएगा। अब हमारे पास ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम है कि मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता चल गया कि करता है, लेकिन इसमें कई केसेस ऐसे होते हैं कि कई बार इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है कि सिर्फ एक ही वैल्यू है XYZ की, लेकिन अगर कई बार इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस के केसेस क्या क्या है, इन दोनों केसेस में सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मतलब ये वाली ए मैट्रिक्स, इसका जो रैंक है वो रैंक जो है वो क्या इक्वल है रैंक ऑफ सी क्या है, पूरी की पूरी ऑगमेंट मैट्रिक्स, उसका रैंक अगर दोनों का रैंक बराबर आ जाए तो हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होंगे कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ सी के इक्वल तो हो लेकिन वो छोटा हो एन से, मतलब ये अगर 3/3 मैट्रिक्स है, 3/4 मैट्रिक्स है, तो उसका जो रैंक है वो 2 होगा या 1 होगा। ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए का रैंक जो है वो 2 है और पूरी की पूरी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है, तो हमारे पास उस केस में क्या आएगा, नो
सोल्यूशन। अब मैं इसकी फटाफट आपको एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ कि ये हम कैसे देख सकते हैं कि रैंक जो है वो मैट्रिक्स का क्या है। ओके, तो मान लो कि मैंने जो ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स तैयार की वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, हमारे पास इस टाइप की ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स है। ये ऑलरेडी मैट्रिक्स हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व करनी बहुत ईजी होती है, क्योंकि हम सीधा z की वैल्यू ये देख सकते हैं और फिर उसके बाद z को यूज़ करके y की वैल्यू निकाल लो। तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दें, और मैट्रिक्स को रिड्यूस करके हम उसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, ताकि जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब इस मैट्रिक्स में देखो कि इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास A है, A का डिटर्मिनेंट क्या है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन, मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1, मतलब कि रैंक ऑफ A क्या है? 3। ओके, एंड रैंक ऑफ ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में ऑलरेडी पड़ी है जिसका रैंक क्या है? 3 है। तो हमारे पास जो इसका मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा वो भी रैंक भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मतलब कि इस केस में हमारे पास क्या है? रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ C है। तो हमारे पास क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा इस केस में। और यूनिक सोल्यूशन हम कैसे रीड कर सकते हैं? उसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाले जो एलिमेंट्स हैं या तो इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिख दो हमारे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इस सिस्टम की फॉर्म में लिख दिया और इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा? x y प्लस z इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब उन दोनों की एंट्रीज जो होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज आई और इस तरह से ये हो गया हमारे पास यूनिक सोल्यूशन। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या कर दिया कि इन दोनों एंट्रीज को चेंज करके 0 0 बना दिया। ओके, तो अब हमारे पास ये देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें ये वाली एंट्री सारी 0 0 है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉलम सेम हो गए, इसको एलिमिनेट। तो ये हमारे पास 2/2 बिल्कुल सेम जो मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो मतलब कि इसका रैंक क्या हो गया? 2। A का रैंक 2 हो गया। अब हमने देखना है कि इसका रैंक क्या होगा। अब इसमें भी देखो ये वाली पूरी की पूरी जो रो है वो 0 0 है, तो इसको भी कैंसिल कर दो। ये कॉलम सेम है, इसको कैंसिल कर दो। अब इन कॉलम, अब इसमें से देखो ये 2/3 मैट्रिक्स है, उसमें सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या ले सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 1 आए या नॉन जीरो आए, तो उसको हम यही मैट्रिक्स को कंसीडर कर सकते हैं। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है, मतलब नॉन जीरो है, तो मतलब कि ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रैंक क्या होगा? 2 अगेन। ठीक है, तो इन दोनों का रैंक सेम हो गया। अब मतलब कि इन दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास हायर ऑर्डर मैट्रिक्स क्या थी? A का ऑर्डर क्या था? 3।
थ्री ऑर्डर था, मतलब कि हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारा रैंक क्या आया 2, जो कि लेस देन है 3 से। जितने वेरिएबल्स होंगे उससे देखना है कि अगर वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स हैं और रैंक 3 है तो हमारे पास उसका n की वैल्यू छोटी है, तो मतलब कि इसमें हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा से लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, 1 2 0। ओके, तो हमारे पास इसमें से सॉल्यूशन क्या है कि x की वैल्यू 1 है और y प्लस z की वैल्यू 2 है, तो मतलब कि y और z कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इस सिस्टम को ये वाली वैल्यू भी सॉल्व करेगी, 1,1 ये भी सेटिस्फाई करेगी, और 1,2,0 भी सेटिस्फाई करेगी, 1,0,2 भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब इस सिस्टम में हम कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी, बस उसमें ये कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए कि x की वैल्यू 1 हो और y प्लस z का जो वैल्यू है वो 2 हो। ओके, तो हमारे पास इस सिस्टम में हमारे पास कितने सोल्यूशन आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब हम देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट में केस में अब ये देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाए, ठीक है, अगर ये वाली सिस्टम में 1 आ जाए तो रैंक ऑफ ए तो क्या हो था हमारे पास, रैंक ऑफ ए तो 2 था, ठीक है। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स को देखो, ये वाला कॉलम तो सेम है, इसको निकाल दिया तो हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, मतलब नॉन जीरो है। अब ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3 मैट्रिक्स, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ 3। तो इस केस में सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा, वो अगर मैं इस मैट्रिक्स को सिस्टम की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। अब ये क्या मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं कि 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये वाला जो सिस्टम है ये हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट आ गया, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई जो इक्वेशन किसी भी वैल्यू को पुट करके x y z की कोई भी वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसलिए इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। ओके, अब ये थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की टाइप्स, लेकिन इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आती है, और वो टाइप क्या है, वो टाइप है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सारी की सारी सेम मतलब जिसकी डिग्री सेम हो, और डिग्री सेम होने का मतलब है कि वो सिस्टम किस टाइप का होगा, ax इक्वल टू 0 टाइप का होगा, कि जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी सारी की सारी एंट्री 0 होंगी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ये होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और आपको पता है कि इस केस में हमारे पास ऑलरेडी दिख रहा है कि 0,0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन की, होमोजीनियस इक्वेशंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। बस हमें ये देखना है कि उसमें जो है यूनिक सोल्यूशन आएगा या उसमें क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब यूनिक सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशंस देखना कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिक सॉल्यूशंस देखने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होगा कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसमें क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो उसमें क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम की प्रॉपर्टीज। और
अब हमारे पास अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि ए इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप है और बी क्या है, नॉन जीरो है। तो उसमें क्या होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जीरो आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आता है, तो उस केस में हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी तो निगलेक्ट हो ही जाती है कि उसका यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही, या उसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे या फिर उसमें नो सोल्यूशंस होंगे। और अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम में उसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो हमेशा हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स का यूनिक सोल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस के केस में। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ऑगमेंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। ये कभी भी ऑगमेंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो छोटा नहीं हो सकता ए से, ठीक है। अगर ए का रैंक ही, अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ही जीरो है, तो इसका रैंक वन एन हो गया। इसका n प्लस वन कैसे हो सकता है? अगर वेरिएबल्स ही हमने n यूज़ किए हैं तो इसका रैंक ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसका रैंक भी क्या होगा, n होगा। मतलब दोनों का रैंक जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, तो इस केस में हमेशा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू n। अब ये ध्यान देने की बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हम निकाल सकते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2/3 मैट्रिक्स बन जाए, तो उस केस में हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें उसकी एक्लन फॉर्म बना के या उसको रिड्यूस करके ही हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। उस केस में हम इसमें ज़्यादा डिटर्मिनेंट वगैरह नहीं निकाल सकते, तो उसमें रो रिडक्शन जो फॉर्मूलाज हैं, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन के जो मेथड्स हैं वो ही हमें यूज़ करने होंगे। और एक बात कि अगर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मेनली रो रिडक्शन फॉर्मूलाज को ही अप्लाई करना होगा। एक एक्लन फॉर्म को बनाने के लिए हम मोस्टली रो रिडक्शन फॉर्मूलाज को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हमने किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, y प्लस जेड का सोल्यूशन निकालना है, तो दोनों का सोल्यूशन निकालने के लिए हम y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से ही माइनस करेंगे, हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को y से माइनस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें रो ऑपरेशन फॉर्मूलाज ही लगाने पड़ेंगे किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए, अगर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है।